नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। विजय दिवस पर श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान। लोहाघाट नगर वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात। वर्षों से लंबित सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी। 84 करोड़ रुपए की लागत से हर घर तक पहुंचेगा पानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 3 बीएलओ का निलंबन किया रद्द। पूर्व कारण बताओ नोटिस नहीं देने का दिया हवाला। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का नाम शहरी क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कराने का था आरोप। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा कदम। सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में किया जाएगा तैयार। देवभूमि में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। बदलते पैटर्न का तापमान पर भी दिखेगा असर। दिल्ली में प्रदूषण के कारण सैलानियों की बड़ी आवक। विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में गांधी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विजय दिवस के मौके पर गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प चक्र अर्पित कर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान 1971 के भारत पाक युद्ध में देश की विजय को याद करते हुए पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मान का भी कार्यक्रम है। लोहाघाट नगरवासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। वर्षों से लंबित सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी मिल गई है। अमृत 2.0 के तहत लोहाघाट टाउन पंपिंग वाटर सप्लाई स्कीम को स्वीकृति दी गई है। 84 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5,664 मीटर लंबी इस योजना से सरयू नदी का शुद्ध पानी लोहाघाट के हर घर तक पहुंचेगा। योजना को हरी झंडी मिलने पर नगर में खुशी की लहर दौड़ गई है। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने मिठाइयां बांटकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से लोहाघाट नगर की वर्षों पुरानी जो मूलभूत समस्या थी पानी की, और लगातार लोहाघाट नगरवासी संघर्षरत थे और समस्त भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे व्यापार संघ हो, चाहे अन्य सभी लोग हो, लगातार यही मांग थी कि सरयू पेयजल लिफ्ट योजना कैसे भी धरातल पर उतरे। और धाकड़ धामी के नाम से जो जग जाहिर है कि सभी प्रदेशों में बिल्कुल उनकी एक अलग से पहचान बन चुकी है। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी योजना लगभग 88 लाख की योजना धरातल पर उतारने के लिए इसका 12 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी और उस कमेटी को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए इसको स्वीकृति प्रदान की है। तो में ये राहत नहीं, एक तरीके से जो इस लोहाघाट शहर जो था, जो इतना खूबसूरत शहर बसा हुआ था और इस पानी की किल्लत की वजह से कहीं न कहीं पलायन की ओर मजबूर हो रहा था। आज मैं सर्वप्रथम बधाई इस क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा, जिनको इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये हमें सौगात दी गई। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी देना चाहूँगा कि उनके द्वारा एक हम सब लोगों का एक निवेदन उनसे था, उस निवेदन पर उन्होंने घोषणा की थी और उसकी फाइनल वित्तीय स्वीकृति कल हमें प्राप्त हो चुकी है। लोहाघाट नगर वासियों की बरसों पुरानी सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग आखिर धामी सरकार के द्वारा मान ली गई है और योजना को हरी झंडी दे दी गई है। योजना को हरी झंडी दिए जाने पर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट नगर की जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व मुख्य सचिव आनंद बर्धन को धन्यवाद किया।
मैंने एक ही मांग उनसे सर्वप्रथम ये मांग रखी थी, मांगे तो हमने 22 मांग और भी रखी थी। हमने कहा था और मांगों थोड़ा समय भी लग जाए, तो पानी के लिए मैंने सर्वप्रथम आपसे निवेदन भी किया था और आपने जो सभी विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे, उस प्रस्ताव में सर्वप्रथम प्रस्ताव मेरा यही था कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना कैसी भी आप स्वीकृत कर देंगे तो ये आपको एक जनता का एक जो आशीर्वाद होगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ अगर कहीं पलायन होता है तो इसकी मुख्य वजह है पानी। यहाँ का पानी ये हमारे लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि गंदा पानी पीने को उनको बेहोश होना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और मैंने उनसे जब मांग की उनके यहाँ के कार्यक्रम में लोहाघाट में, उनने अपने घोषणा पत्र में डाला भी और घोषणा की। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत 249 करोड़ 56 लाख रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है। ये राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई और इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये वित्तीय सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग USDMA तो वहीं ULMSMC और साथ ही यू प्रिपेयर परियोजना के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों को समग्र आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से सभी कर्मियों को फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में तैयार किया जाएगा ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। ये जानकारी सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि आपदा संवेदनशील राज्य उत्तराखंड में प्रत्येक कार्मिक के पास जीवन रक्षक बुनियादी कौशल होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून और बड़कोट क्षेत्र के 3 BLO को शासन की ओर से 5 दिसंबर को निलंबित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शासन की ओर से निलंबित किए गए BLO राजेंद्र सिंह नेगी, दीपक कुमार व दीपक सिंह ने निलंबन आदेश को हाईकोर्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें निलंबित से पूर्व कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने नियमों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि निलंबन तभी होगा जब आरोप पत्र दिया जाएगा। इन BLO पर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का नाम शहरी क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज करने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि ये तीनों सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त डोईवाला निवासी अमर शहीद लांस नायक स्वर्गीय गोवर्धन अधिकारी को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और इस अवसर पर उनकी स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय गोवर्धन अधिकारी को उनकी अदम्य वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इस शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जरूरतमंदों के लिए कुल 25 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। आ, 15 दिसंबर 1971 में शहीद हुए थे। उनके याद में आज शहीदी दिवस है, तो ये रक्तदान शिविर लगाया है हमने और काफी लोगों ने रक्तदान किया है और आशा है इसी तरह आगे भी आप सब याद करेंगे। हाँ जी, कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि उनकी यादों को ताजा रखा जाए और उनका वो जो यहाँ मूर्ति लगा है उसका मान सम्मान होता रहे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला क्षेत्र से एक रोमांचक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जंगल का राजा कहे जाने वाला बाघ खुद एक दूसरे शिकारी का शिकार बनते बनते बचता हुआ दिखाई दिया। करीब 18 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रामगंगा नदी के किनारे मौजूद बाघ पर अचानक पानी के भीतर से एक
मगरमच्छ हमला कर देता है। हमला इतना अचानक होता है कि पल भर के लिए बाघ असंतुलित हो जाता है, लेकिन अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर वह खुद को संभाल लेता है और मगरमच्छ के जबड़ों से बच निकलता है। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जंगल का नियम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा है वही सर्वाइव करता है। ये एक स्पीसीज़ के अंदर भी लागू होता है और जो अलग स्पीसीज़ हैं उनके बीच में भी लागू होता है। तो इस तरह की घटना है जहाँ पर दो स्पीसीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, वो अक्सर आते रहते हैं, पूरे क्षेत्र से दिखते हैं। और ये जो लेटेस्ट वीडियो है ये भी उसी क्रम में, उसी कड़ी में एक वीडियो है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में सर्दी लोगों को सता रही है, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। अब ऐसे में लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए लगातार ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसे समय में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 16 दिसंबर यानी कि आज देवभूमि में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न का असर तापमान पर दिखेगा। अभी जो है सर्दियों की बारिश नहीं होने से सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में रातें और सर्द हो सकती हैं, जबकि दिन का तापमान भी लुढ़क जाएगा। अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी, जिसकी वजह से रात में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। तो चलिए इसी बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।
देखिए, स्वागत है। चलिए खबरों पर बात कर लेते हैं। तो एसटीएफ में फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है। प्रदेश में वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़ा कदम। वित्तीय सचिव दिलीप जावलकर ने बैंक और पुलिस विभाग को दिए निर्देश। वित्त सचिव की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक। वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम से संबंधित उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए दिया गया सुझाव। पुलिस कमांड सेंटर में साइबर क्राइम इकाई एवं बैंक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से करे कार्य, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में धन की हो सके शीघ्र रिकवरी। वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक के लिए बेहतर समन्वय के साथ करे काम। वित्त सचिव ने आदेश दिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने की तकनीक विकसित करने के निर्देश दिए हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, लगातार देखा जा रहा है कि आजकल जिस तरीके से फ्रॉड जारी है, वित्तीय फ्रॉड लोगों के साथ किया जा रहा है और उसके बाद अमूमन तौर पर जो अमाउंट है उसकी रिकवरी हो नहीं पाती है। लेकिन अब इसके लिए लगातार एसटीएफ के अंदर ये बना दिया गया है, एक नया नियम लागू कर दिया गया है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ खबर पर अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार लोगों के साथ वित्तीय फ्रॉड हो रहा है और साइबर हैकिंग के जरिए लोगों के बैंक खाते खत्म हो जा रहे हैं, खाली हो जा रहे हैं, इसको लेकर के बड़ी समस्या पूरे देश में देखने को मिल रही है। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में भी कई सारे ऐसे मामले हैं जो साइबर क्राइम की दुनिया में लगातार टिके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई रिलीफ लोगों को या पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा है। पुलिस, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, कहा जाता है कि जितना अपराधी सोचता है पुलिस को 2 कदम उससे आगे सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर साइबर हैक करने वाले पुलिस से भी 2 कदम आगे सोचते हैं और लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। इस बड़ी समस्या का निवारण करने के लिए राज्य सरकार ने अब एसटीएफ के एक अलग से एक विंग गठन करने का काम किया है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है। यानी ये यूनिट अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइबर हैकिंग के क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ साथ काम करेगी और जिस तरीके से साइबर जो अपराध करने वाले सोचते हैं उनसे 2 कदम आगे सोच करके लोगों को सीधे सीधे पीड़ितों को लाभ देने का काम करेगी और जो इसके गुनहगार होंगे उनको सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। इस यूनिट का जो काम होगा वो एसटीएफ के अंडर में होगा। फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट इसको नाम दिया गया है और वित्तीय जो वित्त सचिव है दिलीप जावलकर और के अलावा पुलिस विभाग को निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है कि आप भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए उप समिति ने ये बैठक में निर्णय लिया है और जिसमें पुलिस कमांडेंट सेंटर, साइबर क्राइम इकाई, बैंक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। यानी बैंकिंग से लेकर के साइबर क्राइम यूनिट के अलावा वित्तीय यूनिट इस पर काम करेगी। तीनों विंग एक साथ मिलकर के धरपकड़ करेंगे और जो भी वित्तीय हैकिंग करेगा, लोगों के अकाउंट खाली करेगा या लोगों को टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से साइबर हैकिंग करने के साथ साथ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसी मकसद के साथ इस यूनिट का गठन किया गया है। जी, क्या लगता है श्रीनिवास जी, अभी इसका यूनिट का गठन तो हो गया है, तो सुचारू रूप से धरातल पर कब ये उतरकर काम करना इसका शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए, साइबर अपराध को रोकने के लिए एसटीएफ समय समय पर काम करती आई है और एसटीएफ लगातार इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस यूनिट के गठन होने के बाद अब एसटीएफ के साथ एक सेपरेट विंग जुड़ गई है जो कि अपने आप में ऑलरेडी धरातल पर है। अब उनको क्या होगा कि जो फाइलिंग होगी, जो क्रिमिनल एक्ट के तहत उनको काम दिया जाएगा, वो सेपरेशन होगा, यानी जिम्मेदारी पर्टिकुलर कंधों पर होगी और वो आज से ही अब अपना काम चालू करेंगे। उनकी लिस्टिंग होगी, तीनों का समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी के रिपोर्ट पर वो काम करेंगे और एसटीएफ में जो लोग काम करेंगे उन्हीं में से छटनी करके इस विंग में उनको काम दिया जाएगा। तो काम यूनिट ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, लेकिन यह है कि अभी कितनी जल्दी इन लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, उनको राहत दिलाते हैं और सलाखों के पीछे उन गुनहगारों को भेजते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। जी, तो मतलब ये कहा जा सकता है श्रीनिवास जी कि अपराधियों में डर और पुलिस में जो विश्वास आम जन का है वो फिर से एक बार अब दोबारा से ये वित्तीय फ्रॉड जो हो रहे हैं उसको लेकर भी दोबारा एक और विश्वास बनने वाला है ताकि इस तरीके के वित्तीय फ्रॉडों को रोका जा सके। तो हमारे साथ श्रीनिवास जी फोन लाइन पर जुड़े थे और तमाम जानकारी आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास।
जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।